जय हिंद साथियों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट पेपर 2 एसएसटी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चों, सीटेट का एग्जाम जो है 8 फरवरी को होना है और समय आप लोगों के बीच में बहुत कम है। इन कम समय में हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के 60 उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है और ये सारे प्रश्न आगे के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखते जाएंगे और इसका विश्लेषण करते जाएंगे। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आइए सबसे पहले जो फर्स्ट देखिए 1 से 30 तक जो होता है वो सीडीपी होता है, ठीक है। और 30 से लेकर के जो 90 तक के प्रश्न है वो आपका एसएसटी का प्रश्न है। तो 31 से लेकर के 90 तक के जो एसएसटी के प्रश्न है उन सभी एसएसटी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। बच्चों, अगर आपका एसएसटी मान के चलिए अगर क्लियर हो जाता है, 60 आपसे एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं एसएसटी के, अगर यहाँ से आपका मान के चलिए अगर 40 प्रश्न आप ले आते हैं तो काफ़ी अच्छा अंक ला सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, ठीक है, एग्जाम में, वो देखिए कि अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था। अब समझिए यहाँ प्रश्न कह रहा है आपसे कि अर्थशास्त्र के अनुसार, कंडीशन लगा दिया है, किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में, कहाँ पे बच्चों? तो कह रहा है उत्तर पश्चिम में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए जो उत्तर पश्चिम था बच्चों, ठीक है, ये कंबल के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? तो कहोगे सर कंबल के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 कंबल के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। साथ ही साथ में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, उत्तर पश्चिम में जो कंबल था, ठीक है, उसको भेगेंसी भी कहा जाता था। क्या कहता था? तो कहोगे सर भेगेंसी भी कहा जाता था, ठीक है, भेगेंसी, ठीक है, भेगेंसी के नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 मतलब 32 देखेंगे। एम्फोरा एक था। अब समझिए जो एम्फोरा है वो क्या था? इटली का एक सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार और छिद्रयुक्त बर्तन। तो देखिए जो एम्फोरा था बच्चों, ये क्या था? ये लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा एक जार था, ठीक है। क्या था? जार था, ठीक है। प्राचीन काल में क्या होता था बच्चों कि इस जार में क्या था कि शराब को रखा जाता था। किसको रखा जाता था? शराब और जो तरल पदार्थ होते थे उन सभी पदार्थों को इस बर्तन में रखा जाता था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 33 में कह रहा है आपसे कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे रिक्त स्थान के नाम से बुलाते थे। यानी जो रोमन साम्राज्य था, ठीक है, उसमें काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे? काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर और काला सोना, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य में जो था काली मिर्च की इतनी मांग थी बच्चों, जिस कारण से इसे काला सोना के नाम से जाना जाता है। वैसे काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कहोगे सर पेट्रोलियम को कहा जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। जबकि जो कपास होता है उसको सफ़ेद सोना के नाम से जाता है। लेकिन रोमन साम्राज्य में जो है बच्चों, याद रखिएगा, वो जो मिर्च होता था उनको काला सोना के नाम से जाना जाता था। चलिए प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है रहट, चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार कब हुआ है? यानी जो रहट है, चरखे एवं आग्नेय अस्त्रों का आविष्कार वो कब हुआ था? प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। तो कब हुआ था बच्चों? तो कहोगे सर मध्यकाल में हुआ था। कब हुआ था? मध्यकाल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? यानी कि निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? कहाँ की बात कर रहा है? तो दिल्ली के सुल्तान की बात कर रहा है, ठीक है, दिल्ली की। तो कौन थे? इल्तुतमिश या बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर फिरोज तुगलक, ठीक है। तो कौन थे? कहोगे सर अलाउद्दीन खिलजी। यानी यहाँ पे सी जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए प्रश्न संख्या 36 देख लेते हैं। कह रहा हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था।
क्या किया जाता था बच्चों? तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। किसके लिए? जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो, हिरण का शिकार करने से पहले और पुत्र के जन्म के लिए। ठीक है, तो कब किया जाता था बच्चों? तो कहोगे सर जब राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो, तब क्या किया जाता था? तो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। कई बार इस प्रश्न को रिपीट किया गया है बच्चों। ठीक है, और आगे भी हमको लग रहा है कि इसको रिपीट किया जाएगा। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? देखिए यहाँ पे बात हो रही चोल वंश की। ठीक है, यानी चोल काल में जो व्यापारी होते थे उनकी जो संघ होता था उसे क्या कहा जाता था? ग्रामम, श्रेणी, नगरम और सभा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ये क्लास 7 के एनसीईआरटी से उठाया गया है। ठीक है, तो इसको क्या कहते थे? तो नगरम कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा नगरम। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है नाथ साहित्य का संबंध है। किसका संबंध है? तो नाथ साहित्य का संबंध है किससे है? बंगाली से, असमी से, उड़िया से या फिर मैथिली से। तो बच्चों जो नाथ साहित्य है उनका संबंध जो है वो बंगाली भाषा से है। किससे है? बंगाली से है। ठीक है, याद रखिएगा बंगाली से है। चलिए अब समझिएगा कि नाथ साहित्य जो है वो क्या है। तो जो नाथ साहित्य है बच्चों, ठीक है, नाथ साहित्य ये उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक पंथ है। क्या है? उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक पथ है। इसके आराध्य शिव है। ठीक है, इसके आराध्य कौन है? तो इसके आराध्य जो है वो बच्चों वो शिव है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग फटाफट। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है खान अब्दुल गफ्फर खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली या हिंसक आंदोलन चलाया। कहाँ पे चलाया? तो कह रहा है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में एक शक्तिशाली या हिंसक आंदोलन चलाया। किसने? खान अब्दुल गफ्फर खान ने। ठीक है, इस आंदोलन चलाया। ठीक है, जिसे किस रूप में जाना जाता है? जिसे किस रूप में जाना जाता है? ठीक है बच्चों, तो राम रहीम आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, खुदाई, खिदमतगार आंदोलन और पख्तून आंदोलन। तो खान अब्दुल गफ्फर खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत के प्रांत में एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था जिसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद, यानी कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 की लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद रिक्त स्थान को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, 15 अगस्त 1930, 26 जनवरी 1930, 1 जनवरी 1930 और 2 अक्टूबर 1930। ठीक है, तो 26 जनवरी 1930 यानी कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए एक संघर्ष की प्रस्तावना के बाद 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कब मनाया गया था बच्चों? तो कहोगे सर 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास में प्रश्न संख्या 41 हो। कह रहा है बच्चों कि बिग बेयर एक उदाहरण है। बिग बेयर जो है किसका उदाहरण है? आकाश गंगाओं का, नक्षत्र मंडल का, ताराओं का और गैलेक्सी का। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो बिग बेयर हो जाएगा वो नक्षत्र मंडल का हो जाएगा। किसका उदाहरण है? नक्षत्र मंडल का। ठीक है, तो यहाँ पे दो जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, एक क्लास 6 से एनसीईआरटी से लिया गया है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? तो चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है। जी नहीं। ठीक है, दूसरा कह रहा है चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 देख लेंगे। 3 में कह रहा है चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ना ही बी होगा ना ही ये होगा। ठीक है, डी हमें देखना भी नहीं है। चलिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है
अब देखिए पृथ्वी जो है बच्चों, ये अपने अर्थ पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है? तो कहोगे सर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। तो ये अपने अक्ष पर किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर पूरब से पश्चिम की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। तो बच्चों जो पृथ्वी है ये हमेशा अपने अक्ष पर, याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिस कारण से सूर्योदय जो होता है वो पूरब दिशा में होती है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 44। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, कहाँ से जाते हैं बच्चों? तो पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं के आकार में क्या होता है? तो देशांतर रेखाओं के आकार में क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा, ना बढ़ता है ना ही घटता है, यानी कि ये समान रहता है। क्या होता है? समान रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 45 कह रहे पृथ्वी दिवस कहलाता है, पृथ्वी दिवस कहलाता है, ठीक है, पृथ्वी दिवस कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। जी नहीं। ग्रीनविच का मानक समय को ये भी नहीं होगा। पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, बिल्कुल, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर जो घूर्णन करने में जो समय लगता है उसी को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है बच्चों, ठीक है, कह रहे विषुवत के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। बिल्कुल, जो विषुवत के दिन होते हैं वहाँ सूर्य की किरणें जो होती है वो सीधी पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? ठीक है, तो विषुवत रेखा पर पड़ती है। कहाँ पे? विषुवत रेखा पर पड़ती है, यानी कि 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 में कह रहा है कि अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पतन है। कहाँ की बात हो रही है? तो अटलांटिक महासागर की बात हो रही है। अनेक पोताश्रय एवं पतन है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है, ठीक है। तीसरा कह रहा है अंटार्कटिक महासागर की तटरेखा अधिक तंदुरित है। बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 कह रहा दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछ लिया गया था, ठीक है। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है बच्चों? तो आप लोग को पता है एंडीज है। कौन है? एंडीज, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 एंडीज। 49 कह रहा है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्लास 9 के ज्योग्राफी से लिया गया है, क्लास 9 के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और राजस्थान में, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा बच्चों? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद रखिएगा आप सभी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न संख्या 50 लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है, ठीक है। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती है, ये भी 9 क्लास के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, ठीक है। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा स्थल से समुद्र की ओर। क्या हो जाएगा? स्थल से समुद्र की ओर, यानी कि इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 में कह रहा है निम्न में से किसी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा है, ठीक है। निम्न में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है बच्चों? ठीक है, तो याद रखिएगा जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही दे दिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 52 विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा, क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है बच्चों? तो गंगा नदी बेसिन, जी नहीं, ये नहीं होगा। नील नदी बेसिन, ये भी नहीं होगा। और मिसिसिपी, ये भी नहीं होगा। मतलब बच गया ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है मलिका क्या है? मलिका क्या है? एक जनजाति, एक प्रकार का घर और एक प्रकार का वन्य पशु और मोलस्का का निवासी, ठीक है। तो बच्चों याद रखिएगा जो मोलस्का है,
ठीक है, ये एक प्रकार का वन्य पशु है। क्या है? एक प्रकार का वन्य पशु है। ठीक है, चलिए सॉरी बच्चों, याद रखिएगा मौलिका जो है एक प्रकार का घर है। क्या है? घर है। ठीक है, पशु ना होकर के क्या है? एक प्रकार का घर है। ठीक है, आप सब याद रखिएगा, एक प्रकार का घर है। एक कोलंबिया जनजातियों का एक प्रकार का घर है। किस प्रकार की है? तो कोलंबिया जनजातियों का एक प्रकार का घर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास में है कि ऋग्वेद काल में कब बात हो रही है? तो ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे? अन्य ऋग्वेदिक काल में कौन कौन 3 देवता जो थे वो सबसे प्रमुख थे बच्चों। ठीक है, तो कहोगे सर ऋग्वेद में अग्नि जो था, इंद्र था और सोम, ये तीनों जो थे काफ़ी प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, अग्नि, इंद्र और सोम। प्रश्न संख्या अगला, कह रहे संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यानी संस्कृत को, किसको? संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे हम लोग भारत यूरोप कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत यूरोप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 59 कह रहा है किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर और सिर करके दफनाया जाता था? देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। किस ओर? उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। ठीक है, तो कहाँ पे किया जाता था? इनाम गांव में किया जाता था। ठीक है, कहाँ पे? इनाम गांव, जो महाराष्ट्र के पुणे जिला में स्थित है। तो इनाम गांव कहाँ है बच्चों? देखिए ऑप्शन नंबर ये इनाम गांव, ये कहाँ पे इनाम गांव? तो ये महाराष्ट्र के पुणे जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया? पिपासा, तृष्णा, तन्हा, तीव्र इच्छा। ठीक है, तो क्या बचा है बच्चों? तो इसको तृष्णा बताया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये सही हो जाएगा। 61 में कह रहा है उत्पादों की ब्रांडिंग करने से, किसकी? उत्पादों की ब्रांडिंग करने से इनकी बिक्री बढ़ जाती है, बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद इसे भिन्न करते हैं, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षण बन जाता है, उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? तो होता है बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पाद से इसे भिन्न करते हैं। क्या होता है? बाजार में जो उपलब्ध अन्य वस्तुएं होती है उससे इनको अलग करती है। प्रश्न संख्या 62 कह रहा है भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? ठीक है, कितना अच्छा प्रश्न पूछ लिया है कि भारतीय संविधान के किस खंड को, ठीक है, संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित? जी नहीं, उसको नहीं कहा जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं, इसका अगला ऑप्शन कहाँ पे है? ठीक है, दूसरा ऑप्शन में कह रहा है आपसे कि मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को, इसको भी नहीं कहा जाता है। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड, ये भी नहीं होगा। संविधान की प्रस्तावना, बिल्कुल, संविधान की जो प्रस्तावना होता है बच्चों, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है? संविधान की आत्मा। अगर आर्टिकल याद रखिएगा तो आर्टिकल 32 को भी संविधान का आत्मा कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा किसको? संविधान के आर्टिकल 32 को। ठीक है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? कुल 4, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। अब जो न्यायाधीश होता है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यायपालिका के नाम से भी जानते हैं, तो ठीक है, तो न्यायाधीश जो होता है वो किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। बिल्कुल देता है। किसके आधार पर देता है? दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर? जी नहीं, सबूतों के आधार पर, पुलिस तहकीकात के आधार पर। ठीक है, तो बच्चों किसके आधार पर देता है? तो सबूत के आधार पर ही देता है वो। ठीक है, यानी जो भी न्यायाधीश होते हैं उनको जो सबूत प्रमाण के तौर पर दिया जाता है उसी के आधार पर न्यायाधीश अपना फैसला सुनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 65 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। ठीक है, चलिए तो किस पर होता है बच्चों, वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ और अमरनाथ पंथ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, जगन्नाथ पंथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है। बिल्कुल रोका जा सकता है, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है। दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है स्वस्थ शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल। देखिए ये सब पेयजल के कारण, दूषित पेयजल के सेवन के कारण से होता है बच्चों। ठीक है, तो सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करा करके क्या होगा, इसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 67 में कह रहा है सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे, इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे। प्रश्न देखिए कितना अच्छा कह रहा है कि सरकार एवं इसके जो कार्य की चर्चा है अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा ना करें, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करें। ठीक है, न्यायाधीश सक्रियता के लिए दलील दें, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सरकार एवं इसके जो कार्यों की चर्चा है अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षकों को क्या है, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक जो वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं है उनका आयोजन करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग सही हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 68 कर रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किस कारक के विद्यार्थियों व किशोरों के व्यवहार व प्रवृत्ति पर असर के विषय में समाज वैज्ञानिकों के विचार सबसे अधिक विविधता लिए हुए हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछ रहा है 68। ठीक है, तो कह रहा है बच्चों यहाँ पे जो टेलीविज़न दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टेलीविज़न एक ऐसा कारक है जो विद्यार्थियों व किशोरों को व्यवहार या प्रवृत्ति पर सबसे ज़्यादा असर डालता है। इससे समाज वैज्ञानिकों के विचार भी सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 69 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों की शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, अब देखेंगे इसका ऑप्शन। सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, जी नहीं। ठीक है, दूसरा कह रहा है नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या अगला कर रहा है बच्चों कि एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय पे उत्सुक है। वो कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्यों माना जा सकता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है, गौण स्रोत, प्राथमिक स्रोत, वास्तविक बयान करने वाले स्रोत और आंतरिक स्रोत। तो क्या माना जा सकता है, तो इसे हम लोग प्राथमिक स्रोत के रूप में मानेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों एक सही हो जाएगा। इन सैनिकों को साक्षात्कार का प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था। क्या क्या था, इन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था, मतलब यहाँ पे बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 71 में कह रहा है एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। किस लिए कह रहा है कि कक्षा 7 का एक छात्र है, ठीक है, गहन अध्ययन के लिए प्रकरण देना चाहता है, केस स्टडी के लिए, तो निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा। भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत में पाए जाने वाले खनिज और पृथ्वी की संरचना। तो बच्चों यहाँ पे जो भारत की प्रमुख फसलें हैं ये सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 72 कह रहा है व्यक्तित्व चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निष्कर्ष निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। कितना अच्छा प्रश्न पूछा है बच्चों कि व्यक्तित्व चुनाव की तुलना में
अवलोकन योग्य तथ्यों को ध्यान में रखकर निष्कर्ष निकालना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? तर्कना कहलाता है, तर्क जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सटीक हो जाएगा। 73 कह रहा है विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त होती है? किसके लिए कह रहा है? भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए। तो भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए किन शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होगी बच्चों? तो याद रखिएगा, ठीक है, जो तुलनात्मक चार्ट है, कौन है? तुलनात्मक जो चार्ट है इनकी काफ़ी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ये सारे जितने हैं उनमें से सबसे उपयुक्त यहाँ पे तुलनात्मक चार्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बताता है। ठीक है, बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ज्ञान के या अवबोध के, अनुप्रयोग के या फिर संश्लेषण के? तो किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? तो यह अवबोध के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों की समझ अवबोध ना विस्तार होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो विद्यार्थी की जो समझ होगा बच्चों अवबोध व विस्तार होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 75 में कह रहा है निम्नलिखित में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। ठीक है, दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठाक उत्तर देने में सामर्थ्य, विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग। अगला कह रहा है अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट बताइए। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कि निम्नलिखित में से क्या कह रहा है कि अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण है। तो यहाँ पे जो समस्या के लिए सदा ठीक ठाक उत्तर देने के सामर्थ्य जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है सही हो जाएगा। 76 में कह रहा है एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए। वाह, क्या कह रहा है? एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी यह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगाना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करना चाहोगे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। छात्राओं को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करोगे? क्या है? प्रोत्साहित करोगे? जी नहीं। ठीक है, ये उचित नहीं है। छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेगी जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या अगला कह रहा 77 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए? ठीक है, किन विषयों से ली जानी चाहिए? इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 78 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगा? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, दो राजवंशों की तुलना करने में और प्राचीन भारत के शिक्षण में। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ये जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए कि किसी राजवंश का जो सारांश प्रस्तुत करने में, ठीक है, समय जो होता है, ठीक है, समय रेखा सबसे उपयुक्त माना जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ये जो है सही हो जाएगा। 79 में कह रहा है मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना किससे संबंधित है? तो मानचित्र पर अगर किसी स्थान को आप दर्शा रहे हैं तो ये ज्ञान से संबंधित है, आपको समझ से है, अनुप्रयोग से है या फिर कौशल से है। तो किससे हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे हो जाएगा कौशल से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। 80 में कह रहा है बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है। बिल्कुल कम ही होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें। कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें। परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे समझ कम होता है बच्चों को, इसलिए अधिक से अधिक उदाहरण पेश करें। जितना उदाहरण पेश करोगे बच्चों के सामने उसको उतनी ही अच्छी से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। 81 में कह रहा है एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में
प्रयोगशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में ली जानी चाहिए? ठीक है, पहला में कह रहा है कि विचारोत्तेजक एवं रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण। बिल्कुल मेन तो यही होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बाकी ऑप्शन हम लोग नहीं देखेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या क्या है? 82 कह रहा है संविधान पर चर्चा करते समय, किस पर चर्चा कर रहे हैं? संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इनकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। लोकतंत्र की जड़ें भारत में है, लोकतंत्र की जड़ें भारत में है। प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। उपनिवेश विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। बिल्कुल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 में कह रहा है होगा 83 में क्या कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? यानी कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकल्पित परीक्षाएं। दूसरा में कह रहा है बच्चों कि कक्षा में पाठ्यक्रम का पुनर्अध्ययन कराना और सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आकलन। अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आकलन। ठीक है, यानी कि सी जो होगा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 84 में कह रहा है कि समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। जो समाज विज्ञान है वो विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि छात्रों को विश्व में होने वाले घटनाओं से परिचित करवाया जाए, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। ठीक है, अगला क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना विकास किया जाए। चौथा कह रहा है विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। ठीक है, कह रहा है समाज विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों व आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। ठीक है, यानी छात्रों को क्या किया जाए? तो उसको जागरूक किया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 85 में कह रहा है हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए कि वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करे। ठीक है, प्रतिबिंबित करे। दूसरा कह रहा है कि वे विवादित मुद्दों से दूर रहे, सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ा हो। बिल्कुल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो पॉजिटिव दिख रहा है, यानी सभी क्षेत्रों एवं सामाजिक समूह का उनसे जुड़ा हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 86 कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? ठीक है, किसके लिए तैयार करना है? फिर से पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थी को, ठीक है, निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है? ठीक है बच्चों, देखेंगे पहले कि राजनीतिक निर्णय की आलोचना, सामाजिक राजनीतिक वास्तविकता का विश्लेषण। ठीक है, देश की सामाजिक राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण। तो यहाँ पे बच्चों मेरे अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 87 में कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। काफी अच्छा प्रश्न है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर, महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग को लेकर के, ठीक है, वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए। तो बच्चों यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने के मांग को लेकर के। ठीक है, 88 में कह रहा है मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? देखिए, जो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, इसका चुनाव कैसे होता है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा। जी नहीं, एक मिनट, क्या कह रहा है? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा। जी नहीं, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों के द्वारा। बिल्कुल, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यानी कि देखिए, जो
जो विधायक जीत के जाते हैं, ठीक है, जिस दल को यहाँ पे बहुमत मिलता है तो उनके जितने भी विधायक होते हैं वे सारे निर्णय करते हैं कि हमारा नेता कौन होगा, ना कि एक पार्टी के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 89 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन है जो लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती है, कभी नहीं। लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती है। लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है, ठीक है। ये लग रहा है लड़कियां को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है, यानी लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पे, कह रहा है प्रश्न कि लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है, यानी भेदभाव करता है। तो लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती है, इसमें भेदभाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। क्या लड़कियां सिर्फ घर के काम काज कर सकती है, ये हमारी जो अवधारणा है ये गलत है। आज लड़कियां देखिए देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी परचम लहरा रही है, ठीक है। तो ये जो अवधारणा, जो रूढ़िवादी अवधारणा है, ये गलत है। 90 कह रहा है लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल निभाते हैं, ठीक है। देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं को चर्चा करने में, ठीक है। तो वस्तुओं का विज्ञापन करने में, ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिकेट के आयोजनों के ये भी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा पहला नंबर ये कि देश और संसार के बारे में समाचार देने, ठीक है, उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने के लिए, ठीक है। एक लोकतंत्र में जहाँ है वहाँ संचार माध्यम का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये बच्चों ये कुल 60 जो थे, ठीक है, सामाजिक विज्ञान के एसएसटी के एमसीक्यू प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है, उनका संग्रह था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें और इस प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।